बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ यूनिट नंबर 2। इस लेक्चर में हम बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, जो जनरली 4 इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। उनको जनरल इंट्रोडक्शन इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस यूनिट में के कोर्स कंटेंट में हमें ये बताया गया था, ये कंटेंट्स दिए गए थे कि जनरली डिस्कस द स्ट्रक्चर और द कंपोजिशन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। तो इन बायोमॉलिक्यूल्स की जो डिटेल है वो हमने फर्दर यूनिट्स में उनको डिटेल में डिस्कस करना है। एक में हमने केमिस्ट्री ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, फिर केमिस्ट्री ऑफ द लिपिड्स, केमिस्ट्री ऑफ द प्रोटीन्स और केमिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स को फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के यूनिट में हम उसके बेसिक को डिस्कस करते हैं कि ये बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं और इनकी बेसिक कंपोजिशन क्या होती है। The 4 important biomolecules that are very important for living organism include the carbohydrates, lipids, protein and nucleic acids. First of all, have a look at the carbohydrates. Carbohydrates are widely distributed both in animal and plant tissues. Carbohydrates animal और plants दोनों में widely distributed हैं। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। अगर इनके जनरल फार्मूले को देखें तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जनरल फार्मूला CnH2ON होता है या CH2O होल N होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का। लेकिन जो कम्प्लेक्स हैं उन पर यह फार्मूला अप्लाई नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है शुगर। चूंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादातर स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी होते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप और OH ग्रुप होगा। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। जब बहुत से OH एक एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच होंगे या बहुत से OH एक कीटोन ग्रुप के साथ अटैच होंगे तो उसको हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। Carbohydrates are broadly defined as polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketone, and their derivatives are substances that yield one of these compounds on hydrolysis. तो कार्बोहाइड्रेट्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो और साथ बहुत से OH ग्रुप अटैच हो। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन मोर देन वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप, या कीटोन ग्रुप अटैच हो और उसके साथ बहुत से OH ग्रुप अटैच हो, या उनके डेरिवेटिव हो, या ऐसे सब्सटेंसेस जो इस तरह के कंपाउंड अल्डिहाइड कंटेनिंग more than one OH group or ketone containing more than one OH group. These types of compound or the macromolecules are called the carbohydrates. For example, glyceraldehyde, ये जो simplest aldehyde है इसमें aldehyde ग्रुप है और साथ OH ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड और एल्डोट्राइओस, जो एल्डिहाइड ग्रुप और साथ 3 कार्बन कंपाउंड है। जबकि दूसरी तरफ कीटोन जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, अब ये कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट्स है। अब ये इसके कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ R ग्रुप अटैच है और साथ 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है। तो ये ग्लाइसरल्डिहाइड और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोथ आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ये एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट है एल्डोट्राइओस और कीटोट्राइओस इज द कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल अगर हम क्लासिफाई करें तो मोनोसैकराइड्स दैट कंसिस्ट ऑफ वन शुगर मॉलिक्यूल, जिसकी एग्जांपल ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। और डाइसैकराइड्स कंसिस्ट ऑफ 2 शुगर मॉलिक्यूल, सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ओलिगोसैकराइड 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल। ओलिगोसैकराइड में 2 से ज्यादा मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल होंगे। जब सिर्फ 2 होंगे तो डाइसैकराइड। अब 2 से जब ज्यादा होंगे, 2 से 10 तक, तो उसको हम ओलिगोसैकराइड कहते हैं। तो रेफिनोज और स्टेकीहोज इसके एग्जांपल हैं। पॉलीसैकराइड्स 10 और मोर शुगर मॉलिक्यूल, जिसमें 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज पॉलीसैकराइड के एग्जांपल्स हैं। तो इनको हम डिटेल से कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट में डिस्कस करेंगे। Functions of the carbohydrates. Carbohydrates are the source of energy for living organism. For example, glucose, that is the immediate source of energy for living organism.
स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी ग्लाइकोजन एनिमल टिश्यू में स्टोर होते हैं और स्टार्च प्लांट्स टिश्यू में स्टोर होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं उनको ग्लाइकोजन कहते हैं और प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं उनको हम स्टार्च कहते हैं। Carbohydrates serve as the structural components. For example, glycosamine glycan, aminoglycans in human, cellulose in plants and chitin in insects. तो मुख्तलिफ structural components भी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं। नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेल्यूलोज सर्व एज अ डाइटरी फाइबर्स। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट नहीं होते वो डाइटरी फाइबर्स के तौर पर एक्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंस्टिट्यूट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीएनए ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल राइबोस 5 कार्बन शुगर है, डीऑक्सीराइबोस 5 कार्बन शुगर है। राइबोस आरएनए में होते हैं और डीऑक्सीराइबोस डीएनए में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। फॉर एग्जांपल ग्लूकुरोनिक एसिड। तो मुख्तलिफ किस्म के जो टॉक्सिन हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल है ग्लूकुरोनिक एसिड। Chemistry of lipids. Lipids are major source of energy for the body besides their various other biochemical function in cellular structures. Lipids एक डाइवर्स ग्रुप है बायोमॉलिक्यूल्स का। ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम ऑफ लिपिड प्रोड्यूस 9 किलो कैलोरी एनर्जी। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो बायोकेमिकल फंक्शंस हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी लिपिड ही परफॉर्म करते हैं। लिपिड आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्योंकि लिपिड्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल इन नेचर होते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, स्टेरॉइड्स, वैक्सेस एंड रिलेटेड कंपाउंड। केमिकली कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स, हम ऑयल की बात करें, फैट्स की बात करें तो दे आर द ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जब फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल ईस्टर लिंक करते हैं तो उसको हम लिपिड्स कहते हैं। तो ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड मोस्ट ऑफन विद द ग्लाइसरॉल। जब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड का ईस्टर लिंक बनता है तो दे विल सिंथेसाइज, दे विल फॉर्म लिपिड्स। फॉर एग्जांपल ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, डाइग्लाइसराइड्स हैं और मोनोग्लाइसराइड्स हैं। ट्राइग्लाइसराइड्स में ग्लाइसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होंगे। डाइग्लाइसराइड में ग्लाइसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच होंगे और मोनोग्लाइसराइड में फैटी ग्लाइसरॉल के साथ 1 फैटी एसिड अटैच होगा। फॉर एग्जांपल ये ट्राइग्लाइसराइड है और ये जो 1, 2 और 3 ये हमारे पास हैं 3 कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप। तो इसको हम कहते हैं ग्लाइसरॉल। तो इसके साथ 3 फैटी एसिड, 1 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड और 3 फैटी एसिड, दिस इज कॉल्ड द ट्राइग्लाइसराइड। जब 2 फैटी एसिड अटैच होंगे तो डाइग्लाइसराइड और जब 1 फैटी एसिड अटैच होगा तो उसको मोनोग्लाइसराइड कहते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन ऑल प्लांट्स, व्हाट वेरीज इन द फैटी एसिड्स अटैच्ड टू द ग्लाइसरॉल एंड द परसेंटेज ऑफ डाई, ट्राई एंड द मोनोसैकेराइड्स। What are fatty acids? Fatty acids are aliphatic monocarboxylic acids that are mostly obtained from the hydrolysis of natural fats and oils. तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड COOH फंक्शन ग्रुप होगा उसको हम वो फैटी एसिड कहलाते हैं। फैटी एसिड का जनरल फार्मूला RCH2O and COOH है। मोस्टली दे आर हैव द स्ट्रेट चेन with a few exceptions that have the branch chain are heterocyclic. In this formula, N is mostly an even number of carbon atom 2 to 34. तो फैटी एसिड में COOH ग्रुप होता है, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। ग्लाइसरॉल जब 3 कार्बन हैविंग OH ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइसरॉल। 3 फैटी एसिड जब अटैच होंगे ग्लाइसरॉल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। एक कार्बन के साथ 1 फैटी एसिड अटैच होगा तो मोनोग्लाइसराइड। जब दोनों कार्बन के साथ 2 फैटी एसिड अटैच होंगे तो डाइग्लाइसराइड बनेगा। और जब 3 फैटी एसिड तीनों का ग्लाइसरॉल के तीनों कार्बन के साथ अटैच होंगे तो इसको हम ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं। और ये ट्राइग्लाइसराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ द लिपिड्स इन द बॉडी।
लिपिड्स की क्लासिफिकेशन 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज को हम क्लासीफाई कर सकते हैं: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और ड्राइव लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स को आगे फिर हम 2 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। ईस्टर ऑफ सिंपल जो लिपिड्स होते हैं ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं। इसमें फैट्स और वैक्सेस एग्जांपल हैं: ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड और लॉन्ग चेन अल्कोहल का ईस्टर होगा उसको हम वैक्स कहते हैं। दोनों सिंपल लिपिड्स हैं। कंपाउंड लिपिड में ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल कंटेन अदर ग्रुप्स। इसमें ईस्टर ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल तो होगा, साथ अदर ग्रुप्स भी अटैच होंगे। इसमें डिराइव लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं that are composed of hydrocarbon rings and a long hydrocarbon side chain, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें रिंग्स हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको हम डिराइव लिपिड्स कहते हैं। तो लिपिड की बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स हैं: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स की एग्जांपल फैट्स और वैक्सेस हैं। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स: लिपिड्स आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, fats or oils. Structural lipids, structurally important structural components of membranes, for example phospholipids, glycolipids और स्टीरोल membrane का बहुत important components हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर ऑफ मेनी स्टीराइड हार्मोन एंड विटामिन डी। ये लास्ट ईयर में एमसीक्यू भी पूछा जा चुका है कि कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टीराइड हार्मोन। तो स्टीराइड हार्मोन का और विटामिन डी का प्रिकर्सर कौन है? कोलेस्ट्रॉल है, तो दैट इज अ लिपिड। थर्मल इंसुलेटर इन द टिश्यूज एंड अराउंड सर्टन ऑर्गन्स। बहुत से जो टिश्यूज हैं या मतलब ऑर्गन्स हैं उनमें जो थर्मल इंसुलेशन के तौर पर लिपिड्स काम करते हैं। नॉन पोलर लिपिड्स एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन न्यूरॉन। इन न्यूरॉन में जो माइलिन शीथ होती है वो भी लिपिड्स से सिंथेसाइज होती है। लिपिड्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो ये जो विटामिन्स होते हैं उनकी 2 टाइप्स होती हैं: वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और सी आते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई एंड के आते हैं। लिपिड एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिपिड इस्तेमाल होते हैं। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलेक्यूल्स इन लिविंग सेल। लिविंग सेल में सबसे ज्यादा जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। Proteins are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and some have sulfur. Amino acids are the building blocks of the proteins. जो प्रोटीन्स होती हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। अब अमाइनो एसिड के पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप जिसको NH2 ग्रुप कहते हैं और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप। These building blocks bond together to form chains that are called peptide bond। और जो अमाइनो एसिड प्रोटीन में बॉन्ड बनाए होते हैं उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। Proteins are form of combination of large peptide chain. This is the referred to as polypeptide। प्रोटीन जो हैं वो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनते हैं, उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। There are approximately 300 अमाइनो एसिड प्रेजेंट। मतलब अब तक जो टोटल अमाइनो एसिड हैं उनकी जो तादाद है वो 300 है। There are approximately 300 अमाइनो एसिड प्रेजेंट, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनकी तादाद सिर्फ 20 है। तो 20 अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड मिलेंगे तो पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड एंड देन द प्रोटीन्स। अब अमाइनो एसिड के जो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें अल्फा कार्बन होता है जिसके साथ एक R ग्रुप अटैच होता है और साथ हाइड्रोजन, और इसके साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और साथ NH2 ग्रुप। तो अल्फा कार्बन के साथ NH2 ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक R। ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। तो इसमें जो वेरिएबल रीजन होता है वो R है। अगर सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है तो उसमें ये H होगा, उसके बाद CH3 होगा, तो वो पहला ग्लाइसिन है, फिर मिथ्योनिन है। तो ग्लाइसिन में जो सिंपलेस्ट जो R है दैट इज H। तो जब हम R की जगह H लगा देंगे तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड बनते हैं वो इसी R रीजन में वेरिएशन की वजह से बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड हम देख चुके हैं कि अल्फा कार्बन के साथ R ग्रुप साइड चेन अटैच है, अल्फा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है, और अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, और अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अल्फा कार्बन, साइड चेन R साइड चेन और हाइड्रोजन।
Composition of proteins, chemically composition of proteins, uh, chemical composition of protein include carbon 50 to 55%, oxygen 21 to 24% होता है, nitrogen 15 to 18%, hydrogen 6.5 to 7.3% और sulfur 0.0 to 2.4%. Some proteins may contain phosphorus or metals. Complete hydrolysis result in the amino acid. Total of 20 proteins are polymers composed of amino acids. तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे प्रोटीन की तो उससे हमें अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड का पॉलीमर्स होती हैं। जब अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, वाटर रिलीज होगा और पॉलीपेप्टाइड बनेगा, देन इट विल फॉर्म द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। स्ट्रक्चर की बेस पर तीन टाइप्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और द इंटरमीडिएट प्रोटीन। जबकि कंपोजिशन की बेस पर सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन की एग्जांपल्स हैं अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन्स और स्क्लेरोप्रोटीन्स। कंजुगेटेड प्रोटीन्स की एग्जांपल हैं फास्फोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स एंड द फ्लेवोप्रोटीन्स। इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे प्रोटीन वाली यूनिट में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स बनती हैं। पॉलीपेप्टाइड जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड बना, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनी उसकी थोड़ी सी कॉइलिंग होगी तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी। अब वो डिपेंड करता है कि वो हेलिकल है तो अल्फा हेलिक्स बन जाएगा, अगर वो शीट्स की फॉर्म में तो इट विल फॉर्म द बीटा शीट, बीटा प्लीटेड शीट्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर मजीद कॉइलिंग होगी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं सेल में। तो प्रोटीन फॉर्म 15% ऑफ द सेल कंस्टिट्यूट, हैव मेनी फंक्शंस इन द सेल। एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। बॉडी में हर वक्त डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है। तो किसी खास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंजाइम प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। डिफरेंट सेल के एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोनिन है, इसके अलावा और केराटीन है। दीज आर ऑल प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, तो प्रोटीन मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स को सेल के अंदर और सेल के बाहर मूवमेंट में हेल्प करती हैं। प्रोटीन्स एक्ट एज अ मोटर दैट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट। द मोटर प्रोटीन जो साइटोस्केलेटन फाइबर्स में हमारे पास होती हैं, दैट इज यूज फॉर द कार्गो फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। स्टोरेज, प्रोटीन्स act as a storage molecule. For example, iron stored as minerals inside the ferritin. इसके अलावा signaling proteins, proteins are important in the signaling processes. चूंकि सेल जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो एक स्पेसिफिक सिग्नल के अंडर होता है, कंट्रोल होता है। तो उस सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन्स हेल्प करती हैं। जीन रेगुलेशन, जीन को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन हेल्प करती हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है स्पेशल फंक्शंस में हार्मोनल फंक्शंस होते हैं। जब ग्लूकोज लेवल हाई होगा बॉडी में तो इंसुलिन सिक्रिट होगी। इंसुलिन एक हार्मोन है जो प्रोटीन नेचर होता है, वो फिर बॉडी या ब्लड में जो शुगर लेवल उसको नॉर्मल करेगा। तो देयर आर वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय द प्रोटीन्स इनसाइड द बॉडी। Nucleic acid. Nucleic acid were first discovered by Swiss biochemist Friedrich Mischer in 1869, who called them nucleon. तो फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया और उसको उसने न्यूक्लियन का नाम दिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आर मैक्रोमोलेक्यूल कंपोज्ड ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स मोनोमर कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड का जो यूनिट होता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में पेंटोस शुगर 5 कार्बन शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल हो सकते हैं और उसके अलावा फास्फोरिक एसिड होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा और आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। अगर पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में अटैच है तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा और साथ जब फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाएगा तो वो फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप होते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड के दो पार्ट्स होते हैं,
न्यूक्लियोटाइड के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, बेसेस, शुगर और फास्फेट। जब बेसेस और शुगर आपस में बॉन्ड बनाएंगे, शुगर में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए और डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ द डीएनए। जब इसके साथ कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस, जिसमें प्यूरिन्स और पायरिमिडीन है। प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो जब शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेसिस अटैच होंगी, उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। उसके में जब कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो उसको फिर हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ये 5 कार्बन शुगर है। इस 5 कार्बन शुगर का कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच है। अब ये जो बेस है ये एडेनिन है। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मूव है, अब इसलिए ये डीऑक्सीराइबोज हो गया। और कार्बन नंबर जब 1 पे हमने नाइट्रोजन बेस अटैच किया तो अब ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, ये पूरा ग्रुप है न्यूक्लियोसाइड। अब इसका जब फास्फेट ग्रुप अटैच किया कार्बन नंबर 5 पे, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो 5 कार्बन sugar having the nitrogen space at carbon number 1, it will form the nucleoside. When we add the phosphate group at carbon number 5, it will form the nucleotide. न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप का फर्क होता है। न्यूक्लियोसाइड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन नंबर 5 कार्बन शुगर पेंटोस शुगर है। इसमें कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच होगा। कार्बन नंबर 1 पे जब नाइट्रोजन बेस अटैच होगा इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऑल न्यूक्लिक एसिड आर मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसीलिए हम न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसमें बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, जिसमें प्यूरिन्स, एडेनिन और गोनिन शामिल हैं। और पायरिमिडीन में यूरासिल, साइटोसिन और थायमिन शामिल हैं। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, ये प्यूरिन है डबल रिंग स्ट्रक्चर। एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर, 6 अमाइनो प्यूरिन इसका नाम है। गोनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर, 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन इसका नाम है। पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन ये गोनिन की पायरिमिडीन की एग्जांपल आती है। न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 कार्बन शुगर दैट इज called the pentose sugar, a base that has a nitrogen atom जिसको नाइट्रोजन बेस कहते हैं, और an ion of phosphoric acid known as a phosphate। जो शुगर होती है वो 5 कार्बन शुगर होती है, और उसमें अगर आरएनए है तो राइबोज और डीएनए तो डीऑक्सीराइबोज। डीएनए के केस में कार्बन नंबर 2 से जब ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो उसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, तो D2 डीऑक्सीराइबोज। जब हमारे पास पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, अब इस केस में ये राइबोज है। कार्बन नंबर 1 पे हमने अटैच किया है एडेनिन, तो इसको हम कहते हैं एडिनोसिन। ये पूरा स्ट्रक्चर एडेनिन और राइबोज शुगर को इंक्लूड करते हुए इसको हम कहते हैं एडिनोसिन, क्योंकि ये प्यूरिन रिंग है, ये नाइट्रोजन बेस है। जब नाइट्रोजन बेस को हमने राइबोज शुगर के साथ अटैच किया तो ये कहलाएगा एडिनोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल है। एडिनोसिन इज एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। जब इसके कार्बन नंबर 5 पे हमने अटैच किया एक फास्फेट, तो ये एडिनोसिन मोनोफास्फेट बन गया, अब ये न्यूक्लियोटाइड है। जब उसके साथ हमने दूसरा ग्रुप अटैच किया तो ये एडिनोसिन डाइफास्फेट बन गया। और जब हमने तीसरा फास्फेट अटैच किया तो ये एडिनोसिन ट्राइफास्फेट बन गया। और यही एटीपी है दैट विल यूज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। और जब ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड टूटते तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये डीएनए की स्ट्रक्चर हम डिटेल से देख सकते हैं कि जो डीएनए है उसमें ये सिंगल स्टैंड है, और ये जो सिंगल स्टैंड है कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच है, और कार्बन नंबर 5 पे
फास्फेट ग्रुप अटैच है, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इज फाउंड इन द न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड को अटैच करना होता है, जब न्यूक्लियोटाइड को इलोंगेट करना है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इसको बाइंड करेगा और ये एक स्टैंड बनेगा। अब इसके साथ दूसरा स्टैंड बनेगा, तो फिर ये आपस में जो बेसिस हैं, ये कंप्लीमेंट्री इन स्ट्रक्चर होती है, नेचर होती है, फिर आपस में बांड बनाएंगी। एडेनिन के साथ थायमीन बांड बनाएगा और डबल बांड होगा। गुआनिन के साथ साइटोसिन बांड बनेगा, वो ट्रिपल बांड होगा। तो ये जब डबल स्टैंड स्ट्रक्चर बनेगा, जब डीएनए होगा, वो डबल स्टैंड स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो उसमें दो स्टैंड होते हैं और जो बेसिस होती है आपस में कंप्लीमेंट्री होती है। आरएनए सिंगल स्टैंड होता है एक्सेप्ट सम वायरल आरएनए, जिसमें रियो वायरस है, उसमें डबल स्टैंड आरएनए होता है। लेकिन ज्यादातर जो आरएनए दैट इज अ सिंगल स्टैंड आरएनए, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। और आरएनए में थायमिन की जगह यूरोसेल होते हैं और डीएनए में यूरोसेल नहीं होता, थायमिन होता है। फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए इज अ स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी सेल के डीएनए में स्टोर होती है। The genetic information stored in the DNA serve two function। जो genetic information DNA में स्टोर होती है उसके दो फंक्शन होते हैं। That's the source of information for the synthesis of all proteins। सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं वो सारे डीएनए के अंदर जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन होती है उसको इस्तेमाल करके बनती है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक जीन। अब वो जीन ट्रांसक्राइब होगा, उसकी फिर ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद फिर प्रोटीन बनेगा। तो जब जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, या तो वो सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन में हेल्प करती है, या फिर इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इनहेरिटेड बाय द डॉटर सेल और ऑफस्प्रिंग। या वो जो इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर है, दैट इज ट्रांसफर टू द डॉटर सेल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। दिस occur in the cell division or the cell cycle of सेल साइकिल फेज, जिसमें एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेट होता है और फिर वो पेरेंट सेल में पूरे सेल साइकिल के बाद एंटर हो जाता है। तो जिस सेल में डीएनए नहीं होगा वो सेल तो सरवाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए इस्तेमाल भी करता है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डॉटर सेल में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर भी करता है। दैट्स ऑल अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स। तो आज के लेक्चर में हमने बायोमॉलिक्यूल्स को बेसिक उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक उनकी केमिकल कंपोजिशन है उसको डिस्कस किया, और जनरल जो फंक्शंस हैं उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्पेसिफिकली हर जो बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इसके अलावा एंजाइम्स हैं, हर एक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।